हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया और अच्छे होंगे। अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय की हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय की, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बीएससी बायो की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करो। साथ ही साथ में चाहे तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में इस वीडियोज़ में ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं इनमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर मोस्ट रिपीटेड मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सीरीज, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आने के आपके 99% चांसेस है। कितने परसेंट चांसेस है? 99%। यानी कि हम पेपर वाला फील दिला देंगे आपको कि आपको जो भी इस टॉपिक से, जैसे कि आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर के आए, कौन सा टॉपिक लेकर के आए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 लेकर के आए। कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो जो भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो मुझे श्योरिटी है 99% की इसी चैप्टर से मिलेगा। इसी चैप्टर बोले कि इसी लेक्चर से मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा है। ठीक है, तो देखो चलो मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, क्या फुल कोर्स 30 से 40 दिन का आपके पास अभी समय है एंट्रेंस एग्जाम होने में, तो आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको बीएससी बायोलॉजी का लखनऊ डीडीयू दोनों विश्वविद्यालय का कोर्स मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करें और पढ़ाई स्टार्ट करें। और ताकि देखो, अगर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ आप नहीं कर पा रहे हो तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बिना थ्योरी पढ़े आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे नए हों याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब वो पूछेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे। क्या देखो, यहाँ पे पेपर वाला फील डाउनलोड टारगेट गुरुकुल ऐप लिखा हुआ है। तो भैया अगर आपको पेपर वाला फील चाहिए तो सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू WHO what is the definition of reproductive health? Choose the correct option। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू WHO, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या इसका होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी पूरी दुनिया की लोगों की हेल्थ के बारे में कॉन्शियसनेस फैलाता है। क्या किस समय को हम बीमारी बोलेंगे, कब बीमारी नहीं बोलेंगे, कौन सी नई बीमारी आई है, उसका इलाज किस प्रकार से करने, सारी जानकारियां, सारा का सारा डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराता है आपको। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बोलता है कि WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि WHO के अनुसार कैसे आप कह पाओगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यानी कि अगर आप फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरली फिट है, सोशली फिट है, तो क्या आप हेल्दी ह्यूमन कहलाओगे? दूसरा ऑप्शन है फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल एंड हेल्दी बॉडी। फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। कितने दिए गए? 4 ऑप्शन दिए गए। तो याद रखो, जो WHO को अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है हेल्थ की, वो है द मैन शुड बी, या फिर द पॉपुलेशन शुड बी फिजिकली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, बिहेवियरल हेल्दी एंड सोसाइटी में भी हेल्दी होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, जरूरी नहीं कि आप शरीर से ही हष्ट-पुष्ट हों आपको हेल्दी कह दिया जाए। आपको शरीर के साथ साथ, आपके फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ आपको इमोशनली भी, आपके बर्ताव, आपका सुख दुख, आपका जो रोने का तरीका, बात करने का तरीका है, वो भी एक अच्छे मैनर में होना चाहिए। तभी आप उस व्यक्ति को या उस पर्सन को हेल्दी बोल सकते हो। साथ ही साथ में बिहेवियर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत गंदा है, सबके साथ बात करने का तरीका नहीं है, उसे हम फिजिकली फिट, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बिहेवियरली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी, समाज में किस तरीके से बर्ताव कर रहा है, समाज में वो किस तरीके से रह रहा है। अगर इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोल पाएंगे कि कोई भी पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्शियस है। तो ये करेक्ट डेफिनेशन है ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैं ये सीरीज का पेपर वाला फील जो सीरीज है उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला, तो याद रखो, मैं जो भी
क्वेश्चन को ऐसे टिक कराऊंगा ना हैज लगा करके, वो क्वेश्चन आप अपनी डायरी कॉपी से नोट कर लो। क्या कर लो? नोट कर लो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद रखना इन्हीं पॉइंट्स आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड? फैमिली प्लानिंग किसने इनिशिएट किया था? देखो, सबसे पहले आपसे इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दुनिया में, क्या विश्व में फैमिली प्लानिंग का ये जो स्ट्रेटजी थी सबसे पहले कौन सा देश लेकर के आया था? क्या कौन सा देश लेकर के आया था? तो याद रखना सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, इंडिया ने किया था। अगर हम बात करें कि कब किया था फैमिली प्लानिंग का इनिशिएशन, तो इस क्वेश्चन का डेटा यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन। क्या दिए गए? 4 ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1951। मे भी एक बार आप चेक कर लेना, शायद हो सकता है 1952 हो, लेकिन 1951 एक करेक्ट आंसर है। और अगर आप लोग कॉन्शियस होंगे पढ़ाई को लेकर के तो किताब खोल के उठाइए और मेरे कंफ्यूजन को दूर करिए। 1951 है कि 1952 है? ग्रुप में ज्वाइन हो, वहाँ पर बताओ सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया था उसका आंसर 1951 है या फिर 1952 है? आपको जरूर से जरूर बताना है। हो सके तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई विच नेम इज फैमिली प्लानिंग करेंटली पॉपुलर? देखो, जो भी ये फैमिली प्लानिंग बनाई गई वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? क्या किस नाम से प्रसिद्ध हुई? और याद रखने का ये भी हैज वाला क्वेश्चन है, मार्किंग वाला। ये भी एंट्रेंस एग्जाम में आपके बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। क्या? बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा जिसमें डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको डेटा याद रखने की जरूरत है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आगे मिलेगा। देखो, ये क्वेश्चन कहता है बाय विच नेम इज फैमिली प्लानिंग इज करेंटली पॉपुलर? किस नाम से हम फैमिली प्लानिंग को इस समय जानते हैं? तो याद रखना इस समय हम रिप्रोडक्टिवली एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम से फैमिली प्लानिंग को जानते हैं। अगर हम बात करें फैमिली प्लानिंग को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट आर द मेन टास्क अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम? ये क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा मेजर सबसे बड़ा टास्क होगा। मतलब देखो, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, इसमें सबसे बड़ा टास्क या सबसे बड़ा कदम कौन सा होगा? मतलब सबसे मेन इसका क्या कार्य होगा, क्या प्रोग्राम होगा? तो देखो, मतलब इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या यूज है, क्या इसका पर्पज है? डायरेक्टली हम बोले तो इस क्वेश्चन को अभी ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द मेन पर्पज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम? यानी कि इसमें पूछा गया है कि RCH जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है, इसको RCH भी बोलते हैं। RCH का मेनली क्या फंक्शन है, क्या उसका काम है या क्या उसका प्रोग्राम? ठीक, तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, देखो, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग पीपल। मतलब कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसे हम रहें, कैसे होना चाहिए, क्या बातें होती हैं, और लोगों में जागरूकता फैलाना। क्या? लोगों में जागरूकता फैलाना कि कैसे आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सकते हैं, इसके बारे में बताता है। एजुकेट पीपल एंड अबाउट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, या फिर बताता है कि किसको बताता है? लोगों को बताता है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में बताता है। RCH क्या करता है? जागरूकता फैलाता है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में भी बताता है कि आप कैसे रिप्रोडक्शन करो। ये तो नहीं, मेरे ख्याल से ये तो चलो ठीक है आंसर है, लेकिन ये तो मतलब RCH ये नहीं बताता कि आप कैसे रिप्रोडक्शन करो, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं बताता है। अगला, एस्टैब्लिश रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इन सोसाइटी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एस्टेब्लिश रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इन सोसाइटी, मतलब आपकी जो हेल्थ केयर है उसको सोसाइटी में बिल्ड करने की बातें करता है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन ए एंड सी। लेकिन अगर आपसे मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा जाए तो सबसे अच्छा आंसर ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट माना जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ 3 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर गड़बड़ है, ये रिपीट हो चुका है। क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। हाँ, अब देखो, ये क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर विच रिक्वायर्स अ डॉक्टर्स हेल्प। देखो, ये क्वेश्चन ये कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किस समय पर या किस
प्रॉब्लम में हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी मुसीबतें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, हमें तब एक डॉक्टर की आवश्यकता होगी या एक नर्स की आवश्यकता होगी, ठीक। तो ऑप्शन आपको दिया गया है कि कॉन्ट्रासेप्शन, पार्चुरेशन, एबॉर्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, एसटीडीज। तो याद रखना ये जो चार के चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट में हमें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफेक्ट ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ आर, यानी कि हमारी जो देश की बढ़ती जनसंख्या है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस दुनिया में, इस संसार में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। देखो पहला ये बोलता है कि डिक्रीज इन रिसोर्सेज, यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो आपके जो खाने के, रहने के, पीने के जो भी आपके सोर्स हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, हमें ऐसे चार चीजें, रोटी कपड़ा मकान करके 2 से 3 से 4 चीजें बताई जाती है। रोटी कपड़ा मकान 3 चीजें हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल होती हैं। क्या होती है? इसेंशियल होती हैं। वो क्या करेंगी? रिसोर्सेज का मतलब होता है यही रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव देयर लाइफ, ठीक है। तो क्या होगा? घट जाएगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है रिसोर्सेज आपके घट जाएंगे। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि जैसे ही पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज करेगी लेकिन तब आपके रिसोर्सेज घट जाएंगे। अगला ऑप्शन बोलता है इंक्रीजेस इन पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। अगला ऑप्शन कहता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे गरीबी बढ़ेगी। गरीबी कैसे बढ़ेगी? लोग ज़्यादा होंगे जब संसार में, दुनिया में या हमारे भारत देश में, जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे तब हमारी सरकार नौकरियां कम होंगी, रोजगार कम होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको पैसे कम मिल रहे होंगे। अब मान के चलो कि एक कपल है, उस कपल के 10 बच्चे हैं, तो एक कपल 10 बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं कमी आएगी। वो अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाएगा अपने बच्चों को, अच्छा खाना नहीं खिला पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें एक ऐसी फैमिली की जिसमें एक कपल के पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक, वो अपने बच्चे का, जिस फैमिली में 2 बच्चे हैं उन बच्चों का वो बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा का ध्यान रख सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से खाने का ध्यान रख सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़ों को पहना सकता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो याद रखें पॉवर्टी में भी इसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी बढ़ती है, और साथ में माल न्यूट्रिशन यानी कि खाने की जो कमी है वो भी इंक्रीज होती है। मतलब लोग बढ़ रहे हैं तो खाने की कमी होगी हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है अदर पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि ये बोलता है कि अदर पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी जो कि एक जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई सीधी सी बात है रिसोर्स कम हो जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इसका आंसर नंबर डी है, और ये भी क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल से है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि क्या, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर सबसे मेन फैक्टर क्या है, क्या सबसे बड़ा फैक्टर क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ पे। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंक्रीज इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या लोगों की हेल्थ बढ़ रही है? बिल्कुल गलत बात है। बेटर लाइफ स्टाइल, बिल्कुल गलत बात, लोगों को चीज़ें सही से नहीं मिल पा रही, खाना नहीं मिल पा रहा है, रहने को आवास नहीं मिल पा रहा, घर नहीं मिल पा रहा, तो कैसे पॉपुलेशन के साथ बेटर लाइफ स्टाइल मिल सकता है? तो बिल्कुल गलत आंसर है। इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब देखो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंक्रीज में क्या है। देखो इंक्रीज इन द बर्थ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द बर्थ रेट बढ़ रहा है, तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट, लोग जन्म ज्यादा ले रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या रही है? लोग जन्म ज्यादा ले रहे हैं लेकिन उनकी डेथ कम हो रही है। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो इसको याद रख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। और देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि हिंदी माध्यम के और उनको दिक्कत हो रही होगी पढ़ने में, क्या हो रही होगी? दिक्कत हो रही होगी। लेकिन मैं कोई जितना हो पा रहा है हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, प्योर इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे एक सजेशन दें। क्या दे? सजेशन दें। क्या मैं एक ऐसा बैच लॉन्च करूँ हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे? कहाँ पे? टारगेट गुरुकुल ऐप पे
देखो यूट्यूब पे सारी चीज़ें हो पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टारगेट गुरुकुल के ऐप पे क्या हम एक ऐसा छोटा सा बैच लॉन्च करें जिसमें आपसे बचे हुए दिनों में, कितना बचे हुए दिनों में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाए। याद रखना इस सीरीज में हम सिर्फ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, फुल चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन डाउट क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी वहाँ पे, क्या डाउट क्लासेस लाइव मिलेंगी वहाँ पे, साथ साथ में डीपीपीज मिल जाएंगी। डीपीपीज यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसको डीपीपीज बोल देंगे। और डीपीपीज का एक फ़ायदा ये होगा कि ये डीपीपी जो आपकी होगी वो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। किस में होगी? इंग्लिश में होगी, ठीक है। क्या इस बैच को हमें एक लॉन्च करना चाहिए जिसका हम नाम रख सके पेपर का फील नाम से, क्या हम एक ऐसा बैच लॉन्च करें जिसमें आपको हिंदी में डीपीपी मिल जाए और इंग्लिश में भी मिल जाए, और सबसे बड़ा फायदा लाइव डाउट सेशन। लाइव डाउट सेशन में ऐसा नहीं आप बोलेंगे यूट्यूब पे भी तो आप लाइव कर सकते हो, लेकिन जो देखो हमारे ऐप में एक फैसिलिटी मिलती है लाइव की, वहां पर जिस प्रकार से मैं आपसे बोल करके बात कर पा रहा ना, उसी प्रकार से आप भी हमसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। यानी कि जब भी लाइव क्लास चल रहा होगा तो आप भी बीच में टोक सकते हो, मैसेज करके नहीं, बात करके, हेलो सर रुको मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताएं। इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट वहां पे मिलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पेपर का फील नाम से हमें सीरीज लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया, अगर आप कहेंगे तो लॉन्च कर दी जाएगी बहुत ही कम प्राइस पे। कितना? बहुत ही कम प्राइस पे। और हमें आप खुद बता दो कि कितने प्राइस पे कर दें। आप जितने पे बोलोगे उतनी प्राइस पे कर दिया जाएगा। फ्री में कर पाना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऐप होता है, कोई भी ऐप होगा, वहाँ पे 0 रुपीज़ में कोई भी कोर्स नहीं बनता। उसकी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जैसे कि कभी कभी 149 भी होता है, 199 होता है या 299 होता है, इस तरीके से होता है। तो आप खुद हमें बताएं कि हम कितना रेट रखें, हमें ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। वहाँ पे क्या हो पाएगा, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको सारी की सारी PDF हिंदी में मिल सकेगी और इंग्लिश मीडियम वालों को तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज आवर मेन गोल टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ये क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा मेन मकसद क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही तो बढ़ने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा क्या नुकसान है, ठीक है। ये बात मैंने कही। अब हम ये बात करेंगे हम रोकना क्यों चाहते हैं इस बढ़ती हुई जनसंख्या को। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द आवर मेन गोल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है तो उससे हमारा क्या मेन गोल है। तो क्वेश्चन कहता है कि डिक्रीज इन द डेथ रेट। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेथ रेट क्या घट हो रहा है? बिल्कुल नहीं घट रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है यानी कि डेथ रेट बढ़ रहा है, वो भी घट रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे पॉपुलेशन, तो आपकी जो डेथ रेट है क्या है, डेथ रेट है वो घट रही है, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला ऑप्शन कहता है डिक्रीजिंग द बर्थ रेट। क्या? बर्थ रेट बिल्कुल भी नहीं, सॉरी क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिक्रीजिंग द बर्थ रेट यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपका जो बर्थ रेट है वो भी तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। ऑर्गेनाइजिंग सेवरल प्रोग्राम्स, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या आप एक प्रोग्राम यहाँ पे हायर कर बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। क्या? बिल्कुल सही बात है। आप एक क्या फैमिली प्रमोट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो व्हाट इज आवर मेन गोल टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्या ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन आंसर करेक्ट है। पहला आंसर करेक्ट है डिक्रीज द बर्थ रेट। हम पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमें बेहतर सुविधाएं मिल सके, बेहतर खाना मिल सके, बेहतर जिंदगी मिल सके और एक अच्छी नौकरी मिल सके। तो देखो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ बर्थ। पहला चीज़ तो है हम अपना बर्थ कंट्रोल को कम कर दें, और दूसरा है हम अपने प्रमोट करें फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्रामों को, ताकि हमारी ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या इसको कंट्रोल कर सके। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर बी एंड डी बोथ हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसे नोट डाउन करके दिमाग में याद जरूर कर लें। क्या कर लें? एक बार याद जरूर कर लें, ठीक।
व्हाट इज द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ अ बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। देखो फैमिली प्लानिंग आपने पढ़ा होगा क्या होता है, कैसे होता है, और देखो RCH ने एक मेथड बहुत सारे, देखो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स डेवलप किए थे कि कैसे आप बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे मेथड बताए थे वहाँ पे उन्होंने, बहुत सारे, जैसे कि नेचुरल मेथड बताया था, लैक्टेशनल एमोनेरिया बताया था, वैसेक्टॉमी बताया था, ठीक है, और एक बताया था आपको बैरियर मेथड, क्या बैरियर मेथड बताया था, एक आईयूडीज वाला मेथड बताया होगा, और पिल्स वाला मेथड बताया गया होगा, बहुत सारे मेथड आपको बताए गए होंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या कारण है कि बैरियर मेथड का फैमिली प्लानिंग में बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हो रही है, बैरियर मेथड का क्यों पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो रही है। देखो कोई इसमें ऑप्शन दिए गए, द एब्सेंस ऑफ द साइड इफेक्ट, क्या बैरियर मेथड में साइड इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सही बात है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है बैरियर मेथड में। अब आपको पता होगा कि बैरियर मेथड में क्या क्या आता है। पहला आता है कॉन्डोम आता है आपको बैरियर मेथड में, और दूसरा डायफ्राम आता है। क्या आता है? डायाफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम आता है, स्पेलिंग लिख लेना, डायफ्राम आता है। अब ये बैरियर मेथड है, क्या बैरियर मेथड। अब देखो इसके यूज करने से मुझे नहीं लगता इसके यूज करने से कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आता है, यानी कि एक लीस्ट साइड इफेक्ट है इसमें। क्या लीस्ट साइड इफेक्ट, मतलब कम से कम, जितना कम है, इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट में साइड इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन कहता है कंपैरेटिवली मोर रिलायबल। क्या कंपैरेटिवली मोर रिलायबल मतलब कि बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। क्या बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो बैरियर मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। दूसरा भरोसा इस बात से कर सकते हैं कि वो STDs को या फिर STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी बढ़ने से रोकता है। क्या करता है? बढ़ने से रोकता है। अगला ऑप्शन कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। बिल्कुल सही बात है। क्या? बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बढ़ने से भी रोकता है। ठीक, बोथ A एंड B, डी ऑप्शन कहता है कि आपका बोथ ऑप्शन A एंड B सही है। तो देखो एक बात बताते हैं आपको, यहाँ पे फिर से एक बार ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे बोथ A B एंड C आर करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका फैमिली प्लानिंग इनिशिएट हुआ था, किस कंट्री ने किया था, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। इनमें से ऐसा कौन सा नेचुरल फैमिली प्लानिंग का मेथड नहीं है? यानी कि आपको 4 दिए गए, 4 में से 3 फैमिली प्लानिंग मेथड नेचुरल होंगे और एक नहीं होगा। देखो पीरियोडिक असिस्टेंस, यानी कि ये तो बिल्कुल नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। इंटरप्शन कोइटस बिल्कुल फैमिली नेचुरल है। केमिकल मेथड बिल्कुल गलत, केमिकल का हम यूज करें तो नेचुरल कहाँ से हुआ। लैक्टेशनल एमनेरिया बिल्कुल। अब देखो ये क्वेश्चन आप देखो इस तरीके से आपको तो नहीं पूछेगा इनमें से नेचुरल कौन सा नहीं है, आपसे इनमें से पूछेगा कि कौन सा नेचुरल मेथड है। तो याद रख लेना नेचुरल के 3 मेथड है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। 3 मेथड है नेचुरल फैमिली प्लानिंग के, नेचुरल फैमिली प्लानिंग के। इसको आप नोट डाउन भी कर लें, ओके ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। क्या कर लें? नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी पे लिख लो। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है विच आर द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि परमानेंट है? अब देखो वैसेक्टॉमी में क्या होता है, देखो देखो लास्ट में देखते हैं। वैसेक्टॉमी में क्या होता है, वैसेक्टॉमी में वासा डिफरेंस होती है, जो क्या वासा डिफरेंस होती है उसको कट कर देते हैं और लाइगेट कर देते हैं, कट करके लाइगेट कर देते हैं। तो मेल जो होता है स्टेराइल हो जाता है, कभी भी दोबारा फिर से रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रह पाता है। तो बिल्कुल सही बात, ये परमानेंट मेथड। लेकिन कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी इस प्रकार का एक शेप डिवाइस होता है जो कि आपका सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, जो कि रिमूवेबल है, यानी कि ये आपका परमानेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। कॉपर टी पिल्स, बिल्कुल कॉपर टी इसमें है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको काट दो। कॉन्डम फॉर द फीमेल बिल्कुल गलत बात, वो तो हम निकाल सकते हैं बाहर। और ये वाला भी ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। वैसेक्टॉमी में क्या होता है? वैसा डिफरेंस को कट करके लाइगेट किया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन वैसेक्टॉमी विच पार्ट इज टाइड एंड कट। वैसेक्टॉमी में कौन से पार्ट को हम कट करते हैं
कट करते हैं और कौन से पार्ट को हम जोड़ देते हैं। तो याद रखना वैसेक्टोमी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसेक्टोमी में आपसे वसा डिफरेंस को कट करते हैं और उसी को दोबारा से हम जोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट इज रिमूव्ड इन द ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में कौन से पार्ट को हम रिमूव करते हैं? तो याद रखो ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट डू यू मीन इंड्यूस्ड अबॉर्शन? देखो इंड्यूस्ड अबॉर्शन का क्या मतलब है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है अपने मन से, मतलब हम अपने मन से एबॉर्शन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर फीटस बिकम वायबल। इसका कहने का यह मतलब है कि हम अपनी इच्छा अनुसार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं आफ्टर फीटस बिकम वायबल, जब आपका फीटस जिंदा हो गया या फिर जीवित है उस समय। अगला क्वेश्चन कहता है वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस वायबल, यानी कि एक समय होता है जिसके पहले हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फीटस है वो वायबल है और वायबल नहीं है। तो याद रखें बिफोर फीटस वायबल। क्या? बिफोर फीटस वायबल हम जब करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलेंगे। और इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में मार्क ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि when did induced abortion was proposed by the Indian government? क्या? इंडियन गवर्नमेंट। याद रखना 1972 में मैंने बोला था एक क्वेश्चन और आएगा डेटा वाला, उसको आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज नॉट नेसेसरी, कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन में ऐसे कौन सा फैक्ट है जो कि नहीं ज़रूरी है? क्या है? ज़रूरी नहीं है। तो याद रखो देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद सीरियस हैंडीकैप्स। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, वेयर द प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ द रेप, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, व्हेन द फीटस इज नॉट डिजायर्ड सेक्स। क्वेश्चन क्या, एक बार फिर से पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज नॉट नेसेसरी। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कौन सा केस है, ऐसा कौन सा केस होगा कि कब हमारा जो मनचाहा हम भ्रूण हत्या करने वाले हैं, क्या भ्रूण हत्या करने वाले हैं या फिर अपने मन से प्रेगनेंसी को बाइकआउट करने वाले हैं, कब? मतलब ऐसा ही है कि भाई चलो कर दो, जरूरी नहीं है, लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। क्या? लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। एमटीपी भी, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन को हम एमटीपी भी नाम देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और देखो अब देखो अगर क्या इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि लीगली नहीं है? अब देखो देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद सीरियस हैंडीकैप। अब देखो एक ऑप्शन ये कहता है कि जब आपका बेबी, आपको पता चल जाए पहले ही कि वो हैंडीकैप होने वाला और सीरियस बहुत ही रिस्क है उसको, तो भाई ऐसे बेबी को हम आगे पालन पोषण ना करें, उसको हम उस टाइम पे टर्मिनेट कर सकते हैं। ये लीगल है। क्या? लीगल है। अगला ऑप्शन कहता है वेयर द प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ द रेप। अगर प्रेगनेंसी जो है वो एक रेप की वजह से हुई तो उस समय पे हम एमटीपी बिल्कुल कर सकते हैं या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन कर सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी, डी ऑप्शन। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि हम नहीं चाहते थे कि हम प्रेग्नेंट हो। क्या? हम नहीं चाहते थे कि जो हमारी फीमेल पार्टनर थी वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन अनवांटेडली हम नहीं चाहते थे और गलती से हो गई। गलती से यानी कि हम जो अपना प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, चाहे डायफ्राम हो, चाहे कोई भी हो या फिर पिल्स हो, वो इफेक्टिवली वर्क नहीं की, उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी। और ये भी एक एमटीपी का पार्ट है और ये लीगल है। क्या है? लीगल है। लेकिन यहाँ पे जो बात है व्हेन द फीटस इज नॉट डिजायर्ड ऑफ द सेक्स, यानी कि हमारा जो बेबी अपकमिंग है उसका डिजायर्ड सेक्स हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। यानी कि हम चाह रहे थे कि हमारा जो बेबी होने वाला है वो फीमेल निकले और मेल हो गया, मेल हो रहा है, तो उसको टर्मिनेट करना वो बैन है, वो इलीगल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होती हैं? तो याद रखो डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली नोन एज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी सेक्स करते दौरान, क्या कॉपुलेशन करते दौरान जो भी डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं उनको हम एसटीडीज बोलते हैं, एसटीडीज बोलते हैं। लेकिन अब इसका नाम चेंज करके WHO के थ्रू STI रख दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली
ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया गया, इन्फेक्शन कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है विच माइक्रोब काज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो कि एसटीडी को कॉज करता है? बैक्टीरिया एंड वायरस बिल्कुल करते हैं, और प्रोटोजोवन एंड फंजाई बिल्कुल करते हैं, नीमाटोड वायरस बिल्कुल नहीं, और ए एंड बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए एंड बी है जो कि एसटीडीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल मतलब क्वेश्चन बेकार था, कोई काम का नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप मार्क कर लो। क्वेश्चन क्या आता है कि गोनेरिया, ये डी यहाँ पे नहीं होगा, गलती से हो गया, गोनेरिया का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है पूछा गया है, तो याद रख लो भैया, आपसे जब भी पूछा जाएगा नाइजीरिया गोनेरिया, क्या नाइजीरिया गोनेरिया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नाइजीरिया गोनेरिया। ठीक, अगला पूछा गया सिफिलिस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो याद रख लेना, सिफिलिस का होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ट्रिपोनीमा पैलाडियम। ठीक है, ट्रिपोनीमिया पैलिडियम इसका करेक्ट आंसर है, ट्रिपोनीमिया पैलिडियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच डिजीज इज डायग्नोज थ्रू एलाइजा टेस्ट। ठीक है, एलाइजा एक टेस्ट है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड, ENZYME लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एस्से, ये एक टेस्ट होता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एलाइजा जो है वो किस डिजीज के डायग्नोस्टिस में यूज होता है, तो याद रखें ये एड्स के डायग्नोस्टिस में यूज होते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी याद रख लेना एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी लिख लेना। एक बार फिर से प्रोनाउंस कर दे रहा हूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ऐसे भी लगा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कहता है विच डिजीज इज diagnosed by that identification of antibodies antigen test। याद रखना कि एड्स जो होता है, क्या होता है, एड्स होता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट पे बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसको हम एलाइजा जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड एक टेस्ट है, जिसमें हम एड्स को डायग्नोज करते हैं। किसको डायग्नोज करते हैं, एड्स को डायग्नोज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ द एलाइजा, देखो अभी बताया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताओ कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का क्या मीनिंग होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जब एक कपल 2 या 2 से अधिक साल तक अपने बेबी को प्रोड्यूस ना कर सके, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने बेबी को कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, वो दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी। ठीक है, उसको बोलेंगे हम इनफर्टिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अनएबल टू प्रोड्यूस स्पर्म बिल्कुल गलत है, अनएबल टू प्रोड्यूस ओवा बिल्कुल गलत है, अनएबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन बिल्कुल सही आंसर है ये। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या इंपॉर्टेंट है। और देखो जरूरी नहीं है आपको यही वाला ऑप्शन मिले, मैंने एक ऑप्शन आपको और क्या बताया कि जब कोई एक कपल अपने बेबीज को प्रोड्यूस करने में अनकैपेबल होता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ना हो और स्टेराइल हो जाए, क्या स्टेराइल हो जाए, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट का फुल फॉर्म याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फुल फॉर्म और बताऊंगा गिफ्ट के बाद, एक और इसका होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, आपसे याद रखना यहाँ पे इंटरफैलोपियन पूछ सकता है, लेकिन याद रखना आप हमारे बच्चे पेपर का फील लेकर के जा रहे हो तो याद रखना इंट्रा होगा, इंटर नहीं होगा। और दूसरा आपसे पूछ लेगा गिफ्ट का क्या, गिफ्ट का JIFT, गिफ्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा जाइगोट, क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन FALOPEAN
ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART इसको शॉर्ट में बोलते हैं, द very young embryo is transferred to the fallopian tube inserted in the test tube of the uterus, inserted in the uterus। इसका आंसर हो जाएगा गिफ्ट। क्यों हो जाएगा इसका कमेंट में आपको आंसर बताना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। और देखो अगला क्वेश्चन देखें, इन विच आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द वुमन। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, देखो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो और ये दो के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको आंसर में बताना है, क्या कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रासेप्शन पिल कंटेन्स, जो आपकी कंट्रासेप्शन पिल होती वो क्या कंटेन करती है, उसके अंदर क्या होता है। तो याद रखना जो भी आपका कंट्रासेप्शन पिल होती है वो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीनो सिंथेसिस इन्वॉल्व्स इन द एनालिसिस ऑफ द, देखो मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक ये बताने जा रहा हूँ, अमीनो सिंथेसिस क्या होता है, अमीनो सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, याद रखना, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, आएगा मतलब आएगा। तो अमीनो सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एक मदर है उसके वूम में अगर एक बेबी डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, बेबी डेवलप हो रहा है, इनिशियली कुछ समय में हम इंजेक्शन के थ्रू, क्या इंजेक्शन के थ्रू अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा हम बाहर निकाल लें, उससे हम क्रोमोसोमल पैटर्न से हम पता लगा सकते हैं जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो हो वो मेल है कि फीमेल है, क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका एनालिसिस करता है, एमनियोटिक फ्लूइड का करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है, एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और अमीनो सिंथेसिस पे बैन लगा हुआ है, क्या लगा है, बैन। अगर हम सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए अमीनो सिंथेसिस को यूज करते हैं तो ये बैन लगा हुआ है, यानी कि आप अमीनो सिंथेसिस का यूज करके किसी भी बेबी का जन्म से पहले उसका जेंडर नहीं पता कर सकते हैं, वो लीगली बैन है, क्या लीगली बैन है। लेकिन हम बात करें बैन है तो इसका कुछ यूजफुल यूज भी तो होगा जो बैन नहीं है। तो याद रखो बिल्कुल हम इसे हम इसे डिसऑर्डर्स पता क्या कर सकते हैं, क्या डिसऑर्डर्स पता करते हैं, क्या पता करते हैं, डिसऑर्डर्स पता करते हैं कि जो भी हमारा जन्म लेने वाला बच्चा है उसके अंदर कोई ऐसी फिजिकली डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर डिसऑर्डर होता है तो उसको हम MTP के थ्रू जा करके बेबी को टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट अ प्रेजेंट। CBSE PMT 2011 में ये आ भी चुका है। तो याद रखना, आपको लग रहा होगा कि डायफ्राम या फिर कॉन्डम होगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस कौन सा है। तो याद रखना IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडिया में डिवाइस है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कहता है सहेली, सहेली क्या है, सहेली क्या है। सहेली एक पिल है, क्या है, पिल है, पिल है यानी कि दवाई है। अब उसका क्या काम होता है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल है, फीमेल यूज करती हैं इसको, क्या करती हैं, फीमेल्स के लिए एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि फीमेल यूज कर सकती हैं, जो कि क्या, जो कि स्टेरॉइड फ्री है, क्या है, स्टेरॉइड फ्री है। ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, क्या है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, स्टेरॉइडल पिल है। याद रख लेना, इसको वंस वीक पिल भी बोलते हैं, वंस वीक पिल भी बोलते हैं, यानी कि एक वीक में इसको एक ही बार खाया जाता है प्रेगनेंसी के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। देखो ये आज हमने 35 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए, 35 से 34 क्वेश्चन डिस्कस किया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और जो भी हमने एक बार डिस्कस की थी एक नया बैच को स्टार्ट करने की, जिसमें हम आपके डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएं, उसके बारे में आपकी क्या राय है उसको भी जरूर से जरूर बताएं। बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और याद रखें कि हम नेक्स्ट टॉपिक में, क्या नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही मजेदार चैप्टर लेके आने वाले हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ
इनहेरिटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली 4 बजे टारगेट गुरुकुल के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।